हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका DSSB जनरल पेपर हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और ये क्लास हमारा जनरल पेपर हिंदी का होगा। इसमें हम 20 आउट ऑफ 20 हिंदी के क्वेश्चंस की ये सीरीज चलाएंगे और इस सीरीज में हमें 20 ही मार्क्स लेकर आने हैं हिंदी में। सारे क्वेश्चन जैसे ही आप करोगे आपको काफ़ी आसान लगने लगेगा। इसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज भी दिया जाता है और आप ये करेंगे एक पैराग्राफ, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर देना है। 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, स्वतंत्रता के ठीक एक वर्ष पहले 1946 ईस्वी में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में ऐतिहासिकता को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक विचारों को समो दिया गया। ठीक है, तो आप कुछ मेन पॉइंट होते हैं उनको अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। जैसे उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, तो आप इसको पहले ही अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए आगे, बाणभट्ट की आत्मकथा में हर्षकालीन उत्तर भारत का सांस्कृतिक जीवन अत्यंत सजीव तौर पर चित्रित किया गया है। उसी सांस्कृतिक जीवन में सामाजिक विषमता और व्यक्ति की निजी पीड़ा को अनुभव, संवेदनशीलता और कौशल के साथ गूंथा गया है। यह उपन्यास सांस्कृतिक भी है, ऐतिहासिक भी है, सामाजिक भी है। ठीक है, और दारुण निजी व्यथा की मार्मिकता को उभारने वाला भी है। प्रेम को इतने संयम और औदित्य के साथ शायद ही हिंदी की किसी अन्य कृति में प्रस्तुत किया गया हो। ऐतिहासिक वातावरण का उपयोग भगवती चरण वर्मा ने पाप और पुण्य, भगवती चरण वर्मा एक अलग से नाम आया है यहाँ पर, तो इसको भी अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। भगवती चरण वर्मा ने पाप और पुण्य की समस्या को नए ढंग से परिभाषित करने का प्रयास करने वाले उपन्यास चित्ररेखा 1934 में किया है। चित्ररेखा में दो पात्र हैं, चाणक्य और चंद्रगुप्त। ध्यान रखेंगे दोनों को। ऐतिहासिक भी है किंतु वे मुख्य और कथा प्रसंग से दूर ही रहते हैं और इसमें भोग को सर्वथा अनैतिक और त्याग को सर्वथा नैतिक नहीं माना गया है। वर्मा जी ने 1936 में एक अन्य उपन्यास 3 वर्ष लिखा जो कि सामाजिक है। बाणभट्ट की आत्मकथा है, ये आपको बताना है विधा कौन सी है। तो अभी हम क्या पढ़कर आए हैं, यहाँ चारों ऑप्शन देख लीजिए। आत्मकथा, जीवनी, कहानी, उपन्यास। तो हमने क्या पढ़ा, बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो एक उपन्यास है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा हो गया आपका। देखिएगा, चित्रलेखा में किस समस्या को नए ढंग से परिभाषित करने का प्रयास है इसमें चित्ररेखा को। ठीक है, झूठ या सच से आप ऑप्शन को जैसे ही पढ़ेंगे, जब पैराग्राफ अच्छे से पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। झूठ और सच, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, योग और भोग। तो यहाँ पर किसको किया है, पाप और पुण्य, जिसको हम अभी लाइन भी की नीचे ड्रॉ करके आए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष कैसा उपन्यास है। 3 वर्ष ये आपसे पूछा है कैसा उपन्यास है। अभी पढ़ा है ना हमने, ये राजनीतिक है, धार्मिक है, आंचलिक है या फिर सामाजिक है। तो कैसा है, सामाजिक उपन्यास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सामाजिक। नेक्स्ट, चित्रलेखा किसका उपन्यास है। प्रेमचंद का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, भगवती चरण वर्मा का या फिर यशपाल का। राइट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट, ये फिर से आपको रिपीट करते हैं, DSSB में 2 टाइम आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हम आगे चलते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर हम आ चुके हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द बताना है। चित्रकार है, चूना है, छत है या फिर छेद। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, चित्रकार हो जाएगा, तत्सम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। अब की बार आपको तद्भव बताना है। नग्न, धूल, पक्ष और पंक्ति। इसमें धूल जो है हमारा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम का अर्थ है उपमा, जिसकी उपमा दी जा सके या फिर जिसकी उपमा ना की जा सके, या उपमान। अनुपम होता है जिसकी उपमा ना की जा सके, वो होता है हमारा अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत धन ईस या जगत धन दीस। यहाँ पर दिया है जग धन दीस, जगत धन दीस और जग धन ईस, जगत धन ईस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होता है जगत धन ईस होगा, क्योंकि ये जो त है आधा बनेगा इसमें और
जब त के बाद में कोई भी आपका या तो ठीक है, जब त आता है और इसके बाद में कोई आपका स्वर आता है, तब ये जो त है अपने ही वर्ण के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तीसरा वर्ण बन जाता है जब इसके बाद में कोई भी असमान आपका स्वर आता है या कोई व्यंजन होगा, तो ये किस में बदल जाएगा? आपका अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये किसका नियम है? आपका 13 का नियम है। ये जब आप 13 का नियम संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे, आप संधि का क्लास ले सकते हैं जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ इस चीज़ को आप देख पाएंगे। नेक्स्ट, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में आपको समास बताना है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविभाव समास या फिर तत्पुरुष समास। यथाशक्ति अविभाव समास है। ठीक है, राइट आंसर अविभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? काशी, आप, यमुना, मोटा। यहाँ पर जो आप शब्द है ये सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द में इच्छा, मस्तक, नृत्य और सौभाग्य। तो इच्छा जो है आपका यहाँ पर इच्छा होना, ठीक है, इच्छा हो रही है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आपका राइट आंसर होगा स्त्रीलिंग इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो और यह कैसा वाक्य है? ये आपसे वाक्य पूछा जा रहा है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? मिश्र वाक्य का उदाहरण है ये। सरल वाक्य का है या संयुक्त वाक्य का है, उपवाक्य का, तो ये किसका होगा? हमारा मिश्र वाक्य का। और मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है? जब पहले वाक्य पर, ठीक है, एक मेन वाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है। पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य जो है वो डिपेंड होता है, निर्भर करता है, वो आपका मिश्र वाक्य होता है वहाँ पर। या फिर इसमें जब, तब, जो, जैसे, ठीक है, इस तरह के शब्द आते हैं तब भी आप उसकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? तो आप बता ही देंगे इसका आंसर मिश्र वाक्य का। ये क्या है? उदाहरण है। मैंने कहा होगा वाक्य है। मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है? यह संदेहवाचक वाक्य है। राइट आंसर क्या होगा? संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? उनकी प्रतीक्षा देखी, इसमें अशुद्ध अंश बताना है आपको। ठीक है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी या फिर प्रतीक्षा देखी, ये 4 ऑप्शन है आपकी। ठीक है, प्रतीक्षा देखी नहीं जाती, प्रतीक्षा की जाती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा कोई दिखाई थोड़ी देती है, की जाती है प्रतीक्षा। नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची बताना है। निकेतन, निलय, जलज या नीर। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? कमल का पर्यायवाची जो है वो होता है जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। अभी आपको किस में आंसर देना है? नहीं में देना है। बहुत बार क्या होता है, हम नहीं को तो भूल ही जाते हैं कि नहीं लिखा है और एकदम देखते हैं बिजली का चंचला, अच्छा चंचला है, या फिर किसी की नज़र पड़ी चपला पर तो चपला लगा दिया, विद्युत लगा दिया किसी ने, इस तरीके से। लेकिन हमें क्या लगाना है? नारी लगाना है ना। इसने पूछा नहीं है, नहीं में आंसर देंगे तो क्या आंसर होगा हमारा? राइट, नारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष का पर्यायवाची है। वृक्ष का पर्यायवाची बताना है। विधि, तीर, तरु, मीन कौन सा होता है? तो यहाँ पर तरु जो है ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा क्वेश्चन, आग्रह का विलोम क्या है? आग्रह का दुराग्रह है, साग्रह है या फिर अनुरोध है या फिर याचना है? तो आग्रह का जो विलोम होता है वो है दुराग्रह। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, प्रमाणिक का विलोम होगा। प्रमाणिक का विलोम होगा वास्तविक, अप्रमाणिक, काल्पनिक या ऐतिहासिक। तो प्रमाणिक का जो विलोम होता है वो होता है अप्रमाणिक। क्या होता है? अप्रमाणिक होता है। राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर अप्रमाणिक होगा। और ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था।
अब ऐसी क्लास हम करते रहेंगे, ठीक है। इससे हमारा जो जनरल पेपर है जिसमें 20 क्वेश्चन हमारे हिंदी के आने हैं, तो आप घबराइएगा मत, यहीं से हो जाएंगे। इसी तरीके से क्लास को करते हुए आपका जो सारा टॉपिक है, क्योंकि पढ़ा हुआ होता है सब कुछ सभी का, और किसी का कुछ भी ऐसा नहीं होता, इसमें सारे ही क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ग्रामर से आ जाएंगे, एक आधा आपका पैराग्राफ से बन जाएगा, कभी बन जाता है कभी नहीं बनता है पैराग्राफ भी, तो यहीं से हो जाता है। जनरल पेपर में 20 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, 20 मार्क्स भी आ जाएंगे 20 क्वेश्चन में से। तो हिंदी में आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, और राष्ट्र साहित्य का क्लास आप जल्दी देखेंगे। चलिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।